वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें स्वतंत्र भारत में राजनीति है, उसके अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति के महत्वपूर्ण जो भी प्रश्नोत्तर है, चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में हो, रिक्त स्थान के रूप में, या छोटे या बड़े प्रश्न के रूप में, जितने भी संभावित प्रश्न इस बोर्ड परीक्षा में बनने की संभावना है उनका आज अभ्यास करेंगे। कोशिश करूंगा कि आपकी 10 या 12 मिनट में पूरे पाठ का रिवीजन हो जाए। और ये सारे प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो एक बार वीडियो आप पूरा जरूर देखें। अगर आप शिक्षक हैं तो अपने विद्यार्थियों को शेयर करें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने जो भी साथी है उनको शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, ताकि इस पाठ से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो आपके क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। दूसरा प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा था? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। उसके बाद में 1951 से 1956 तक 5 साल की जो योजना बनाई गई, जिसको प्रथम पंचवर्षीय योजना कहा गया। अगला है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे बॉम्बे प्लान के द्वारा, या सुमित खेमे के देशों के अनुभवों से, या समाज के बारे में गांधीवादी विचारों से। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी है, क्योंकि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का जो विचार था उसमें बॉम्बे प्लान जो था उसका भी योगदान था। सोवियत संघ से भारत का शुरू से भी अच्छा रिश्ता है, उसके अनुभवों का भी इसमें समावेश था। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई उसमें निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो भारत में शुरुआती दौर में जो नीति बनाई थी उसमें जैसे 4 ऑप्शन है, नियोजन है, उदारीकरण है, सहकारी खेती और आत्मनिर्भरता। तो जैसे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि नियोजन का मतलब हो गया, योजना आयोग को तो पहले ही बना लिया था, तो नियोजन इसमें शामिल था। दूसरा, सहकारी खेती यानी सोवियत संघ का मॉडल था, या सोवियत संघ का विचारधारा को इसमें यहाँ से अनुभवों को शामिल किया गया था, तो सहकारी खेती भी थी। आत्मनिर्भरता खेती के मामले में प्राप्त करने का भी लक्ष्य था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा विचार शामिल नहीं था, तो वो हो गया उदारीकरण, क्योंकि उदारीकरण को 90 के दशक में लागू किया गया था। उस समय उदारीकरण नहीं था, तो ये इसका सही आंसर हो गया। प्रश्न आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा कि कौन सा विचार शामिल नहीं था। कि मैं हर वीडियो में आपको खास करके क्लास में भी बताता हूँ कि जो भी प्रश्न आप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में करें, उसको जल्दबाजी में नहीं करें। कई बार छोटा सा एक शब्द जैसे नहीं है, इसको अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो इसका सारा उत्तर है वो चेंज हो जाएगा। तो प्रश्नों को आप 2 बार जरूर पढ़ें, तभी आप इसका सही उत्तर दें। नहीं तो जो भी जल्दबाजी होगी उसमें कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में सही प्रश्न को भी अपन गलत करके आ जाते हैं, तो ये विषय ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था? तो जैसे कृषि है, उद्योग है, पर्यटन और संचार। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया था वो कृषि पे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, अभी भी है, और उस समय सबसे ज्यादा जो आवश्यकता थी वो कृषि में सुधार की थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया। दूसरी आपको पता होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया है, जिसमें बड़े बड़े इस्पात संयंत्र है वो देश में लगाए गए। अगला है, भारत में नियोजन की प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, सोवियत संघ से ली गई। अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो जैसे पहले 1951 से 56 तक रही, तो दूसरी 56 से शुरू हुई। अगला है, पहली योजना का मूल मंत्र क्या था? तो पहली योजना का जो मूल मंत्र था वो धैर्य या धीरज था, क्योंकि देश उस समय काफ़ी विकट परिस्थितियों से था, या जैसे विभाजन की त्रासदी झेल चुका था। इसके अलावा विकास की गति भी बहुत धीमी थी, औद्योगिक क्षेत्र वगैरह भी काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो धैर्य या धीरज इसका मूल मंत्र था। अगला है कि हरित क्रांति के दौरान किस फसल को सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो फायदा या जो उत्पादन हुआ वो गेहूँ का हुआ। बाजरा, सोयाबीन, चावल वगैरह इनका उत्पादन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी भारत में, और फसल की बात करें तो गेहूँ की फसल में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति के दौरान उत्पादन हुआ, जिसमें जो जो छोटे बीज वाली यानी बोने किस्म की जो गेहूँ थी, मार्कोनी गेहूँ जो इनकी अच्छी बीज है वो मिले। इसके अलावा उर्वरक और जो भी खाद वगैरह है उनकी भी अच्छी खासी इसकी, और जो भी रासायनिक दवाइयाँ वगैरह इनका भी उपयोग किया गया। जिस तरीके से हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ या सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो गेहूँ का बढ़ा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो अपने यहाँ 2 ऑप्शन थे भारत में, पूंजीवादी व्यवस्था थी, समाजवादी व्यवस्था थी। क्योंकि अमेरिकी जो क्षमा था वो पूंजीवादी से संबंधित था, रूसी क्षमा था वो समाजवाद से संबंधित था। तो भारत ने दोनों का जो मिश्रित रूप है वो अपनाया। तो अपन कह सकते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अगला है, लोएस का विशाल भंडार कहाँ था? तो आपके जो पाठ्य पुस्तक में है वो उड़ीसा के लोएस भंडार के संबंध में बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा।
अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होनी थी। तो जैसे 3 पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 56 से 61 और 61 से 66 तक 3 चली, और चौथी है 66 से शुरू होनी थी, लेकिन उस समय देश की जो भी परिस्थिति है उसके कारण ये थोड़ी सी विलम्ब हुई और एक साल की 3 एक वर्षीय योजना है वो बनाई गई। नीति आयोग अध्यक्ष कौन होता था, क्योंकि अब जैसे नीति आयोग अध्यक्ष कौन होता है, क्योंकि पहले योजना आया था उसकी जगह अब नीति आयोग है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं देश के। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की, तो इसका आंसर हो गया नीति आयोग। अगला है स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से 2 मॉडल थे। तो मैंने पहले बताया कि जब देश आज़ाद हुआ तो अपने पास पूंजीवादी मॉडल था जो अमेरिका से प्रभावित था, दूसरा मॉडल था वो समाजवादी मॉडल जो रूस से प्रभावित था, और भारत ने दोनों का जो मिश्रित रूप है वो अपनाया था। अगला है वामपंथ से आपका क्या आशय है। तो वामपंथ यानी लेफ्ट फ्रंट है, उसका आशय है कि उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं, उनको वामपंथ कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पे जोर दिया गया। तो मैंने बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पे जोर दिया गया, जिसमें बड़े बड़े स्टील प्लांट वगैरह उनकी स्थापना हुई। अगला है दक्षिण पंथ से आपका क्या तात्पर्य है। तो ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही प्रगति हो सकती है, यानी कह सकते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक है वो दक्षिणपंथी माने जाते हैं। अगला है भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा स्वरूप स्वीकार किया गया। तो मैंने पहले बता दिया, इसका सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की जो भी अच्छाइयाँ थी उनको अपनाने का प्रयास किया गया और जो भी कमियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो जो श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीस कुरियन, जिसमें अमूल की शुरुआत हुई थी, उनको जो है वो मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है नियोजित विकास क्या है। तो नियोजित विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। नियोजन का मतलब ये होता है प्लानिंग, यानी किसी भी काम की आप प्लानिंग करें, सिस्टमेटिक काम करने का जो भी तरीका है वो उसको नियोजित विकास कहा जाता है। आधुनिकीकरण किसका पर्यायवाची माना जाता है। तो आधुनिकीकरण समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक पूंजी का निर्माण करना, आधारभूत उद्योगों का विकास करना तथा आर्थिक समानता की स्थापना करना। अगला प्रश्न है 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो उस समय भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। तो नियोजन के जो 2 उद्देश्य थे, एक तो था देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, जिससे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होगी तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, यानी जो भी असमानता थी उसको कम करना। अगला है भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है। तो भूमि सुधार का मतलब है भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना, यानी जैसे कुछ भूमिहीन लोग हैं तो उनको भूमि वितरित करना, या बहुत ज़्यादा जिसके पास भूमि है उनसे भूमि लेकर के जो भूमिहीन है उनको वितरण करना, कुल मिलाकर के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना। अगला है नियोजन के 3 प्रमुख तत्व बताइए। तो नियोजन के 3 प्रमुख तत्व कौन से मैं बताता हूँ। तो नियोजन के 3 प्रमुख तत्व है कौन कौन से हैं। तो नियोजन के 3 प्रमुख तत्व उपलब्ध साधनों का सही आकलन, इन साधनों के आर्थिक काम उपयोगिता की योजना बनाना और सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से क्या अभिप्राय है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का मतलब होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के में का निर्माण और विस्तार से आशय है कि भारी उद्योगों, कोयले, तेल की खोज और परमाणु ऊर्जा का विकास और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के निर्माण और विस्तार का उत्तरदायित्व। अगला सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बताइए। तो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निर्यात में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और जो भी बीमार कारखाने वगैरह उनकी पुनर्स्थापना होती है। अब हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम बताइए। तो अब आपके सामने दोनों प्रश्न आ सकते हैं कि हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम भी पूछ सकते हैं, सकारात्मक भी। तो पिछले साल जो भी मैंने वीडियो बनाए थे इस पार्ट से संबंधित, उसमें प्रत्येक टॉपिक में पूरा विस्तार से बताया था। तो आज बात करेंगे सकारात्मक परिणाम है कि देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई, दूसरा मझले वर्ग के किसानों का उभार हुआ। अब इसके नेगेटिव पॉइंट या नकारात्मक बात करें तो सिर्फ गेहूं या एक तो सीमित क्षेत्र उत्तरी भारत को विशेष फायदा हुआ, अन्य क्षेत्रों को नहीं हुआ। दूसरा सिर्फ गेहूं की फसल को ही बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, इसके कारण जो भी दूसरी दलहनी फसल वगैरह थी उनकी उपेक्षा हुई और उनका उत्पादन कम हुआ। तो ये नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक जो भी जैसा भी प्रश्न है आपको गौर से प्रश्न को देख करके उत्तर देना है। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर जोर दिया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस पाठ से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न जो बन रहे थे मैंने आपको अभ्यास करवा दिया। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। प्रत्येक पाठ से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, कुछ बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। और बहुत जल्दी मैंने आपको कहा कि 10 मिनट के अंदर पूरे पाठ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी का रिवीजन करवा दूंगा। तो एक बार वीडियो जरूर देखें, अपने साथियों को शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।